नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। उम्मीद है आप सभी परेशान होंगे सब्जेक्ट कोड को लेकर, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट क्लास हमारे चैनल पर बहुत कम है। तो वक्त बहुत कम है आपके पास एग्जाम का, इसलिए मैंने सोचा है 5 से 6 कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार आते हैं। डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोड है, इसलिए मैंने इसको बाइलिंगुअल कराऊंगा आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं व्यक्ति के, व्यवहार संबंधी विकार होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मानसिक विकार जो व्यक्ति के होते हैं, उन सभी की बात हम यहाँ पर करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर डिसऑर्डर से ही आते हैं, आप कह सकते हैं विकारों से ही आते हैं, जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में आपको समझाऊंगा, है ना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और ये हमारी पॉलिसी है कि हम अच्छे अच्छे नोट्स आपको फ्री में देते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता। देखिए, पहले हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश में रिवाइज करेंगे। बौद्धिक अक्षमता क्या होता है? एक ऐसा शब्द है जो दिखाता है कि कोई व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली को और अपने अनुकूली कौशल को क्या नहीं कर पाता, पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। भाई, हर व्यक्ति के अंदर ब्रेन है और उसे इस्तेमाल करने की पावर भी भगवान ने उसे दी है, लेकिन हर व्यक्ति अपने ब्रेन का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसे ही हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रोहित मेहरा। आप कहेंगे सर रोहित मेहरा कौन है? आपने कोई मिल गया मूवी में ऋतिक रोशन का रोल देखा है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि वो उम्र तो उनकी बढ़ती है, शरीर भी बढ़ेगा, कद भी बढ़ेगा, उम्र भी बढ़ेगी, लेकिन इंटेलेक्चुअल रूप से वो लोग थोड़े पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने कोग्निशन, अपने संज्ञान का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, ये सीमाएं किसी व्यक्ति के सीखने में, तर्क करने में, समस्या को समाधान करने में या फिर स्वतंत्र रूप से जीने में क्या करती हैं? अक्षम बनाती हैं। सब क्षमता को क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। आप उस पिक्चर में देखेंगे कि रोहित मेहरा ना तो कुछ ना सीख पाता है, ना ऋतिक रोशन कोई तर्क कर पाता है, ना किसी समस्या का समाधान कर पाता है। इवन ये लोग अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी भी नहीं सकते। रोहित मेहरा पूरी पिक्चर में अपनी माँ पर डिपेंड रहता है और बाद में फिर उस पर डिपेंड हो जाता है, जादू जादू जिसे आप कैरेक्टर कहते हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ आईडी के प्रमुख पहलुओं का वर्णन करते हैं। देखिए, पहला है संज्ञानात्मक सीमाएं। इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित होगा, किससे? बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित होगा, वो व्यक्ति सामान्यतः आप देखेंगे संज्ञानात्मक अक्षमताएं दिखाएगा। मतलब मैथ सोल्व नहीं कर पाएगा, साइंस नहीं, इवन वो पढ़ भी नहीं पाता सही से। उसके अंदर ढेर सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, वो बहुत सी चीजें सीख नहीं पाता। साथ साथ आप कह सकते हैं अनुकूली कौशल। अनुकूली कौशल जैसे व्यवहारिक कौशल, व्यवहारिक कौशल में जैसे संचार, बातचीत करना, आत्म देखभाल, खुद की देखभाल करना, है ना, सामाजिक संपर्क। कुल मिला के वो बौद्धिक अक्षमता वाला व्यक्ति वो होता है जो 18 साल की उम्र में भी कम से कम आप कहेंगे 6 साल वाले बच्चों का दिमाग रखता है। वो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाता, चीजों को सीख नहीं पाता। समझ में आया आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, चलिए रिवीजन करते हैं इंग्लिश में। याद रखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है कॉग्निशन फंक्शन सही से काम ना करें। ठीक है, व्यक्ति लिमिटेशंस में रहे, व्यक्ति अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाता, जल्दी से कुछ सीख नहीं पाता, इंडिपेंडेंटली अपना जीवन जी नहीं पाता। कोग्निशन लिमिटेशन उसके अंदर हो जाती है, मतलब वो अपनी जनरल मेंटल एबिलिटीज जैसे लर्निंग करना, रीजनिंग करना, प्रॉब्लम सोल्विंग करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करना, इन सभी कामों को वो नहीं कर पाता। साथ साथ एडेप्टिव स्किल जो होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर एडेप्टिव स्किल होते हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर ढाल लेते हैं हम अपने आप को। आप देखेंगे स्कूल में जाकर हम अलग प्रकार का बिहेव करते हैं, दोस्तों में अलग प्रकार का करते हैं, घर पर अलग प्रकार का बिहेव करते हैं। इट मीन्स हम किसके अनुसार व्यवहार को अपने माहौल के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित होगा, उसके अंदर इतनी समझ, इंसाइट नहीं होती, सूझबूझ नहीं होती, अंतःदृष्टि नहीं होती कि वो अपने आप को क्या कर पाए, इस तरीके से एडेप्टिव बिहेवियर के अंदर ढाल पाए। क्लियर? उम्मीद है ये 4 मिनट के सेशन में आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में आएगा तो अब आप इसे चीर देंगे। आगे देखिए, बीमारी चिंता विकार, इसे कहते हैं हम बीमारी चिंता विकार। क्या होता है? इसे दूसरे शब्दों में आप हाइपर, आप कह सकते हैं कॉन्ड्रोसिस कहा भी जाता है। हालांकि इसके विकास में कई कारक जिम्मेदार हैं। देखिए इसके कारण क्या है ना। बीमारी चिंता विकार होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसके कारण जान लेते हैं। कुछ लोग आनुवांशिक या मस्तिष्क रसायन विज्ञान के कारण चिंता विकारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मनोवैज्ञानिक कारण, भाई एक तो जन्म से हो सकता है विकार व्यक्ति को, दूसरा आईएडी वाले लोगों में निम्नलिखित प्रवृत्तियां हो सकती है, जैसे सामान्य शारीरिक संवेदनाओं को गंभीर बीमारी के संकेत के रूप में गलत समझना, अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा क्या रहना, अनिश्चित रहना, सहनशील रहना, नकारात्मक स्वास्थ्य जानकारी पर अत्यधिक ध्यान देना। ये इनकी खास बात होती है। जो लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत जल्दी बीमारी फील करने लगते हैं, इसे बीमारी चिंता विकार कहते हैं। जिन लोगों को अपनी बीमारी से टेंशन होती है, कुछ लोग आपने देखे होंगे जुकाम भी हो जाता है तो टेंशन हो जाती है, उन्हें बेड से नहीं उठते, बुखार हो जाता है तो कई कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते। ये वही लोग हैं जो अपनी सामान्य शारीरिक संवेदनाओं को बहुत गंभीर रूप से लेते हैं, अपनी
होने वाली बीमारियों के प्रति बहुत अनिश्चित रहते हैं कि मैं कभी भी बीमार पड़ सकता हूं या मैं कभी भी बीमार पड़ सकती हूं। और ये लोग बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। बार बार इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अब बीमार पड़ जाऊंगी, अगर मैं बस में जाऊंगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी, मुझे चक्कर आ जाएंगे धूप में जाने से। ये होता है आपका बीमारी चिंता विकार। जब लोग बीमार होने से चिंता करें, डरें। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी बीमार पड़ने की संभावना को देखकर जो लोगों के अंदर एंजाइटी हो जाती है। इसका बायोलॉजिकल फैक्टर ये हो सकता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में जन्मजात कोई बीमारी है जिसके कारण वो हमेशा डरता रहता है, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं, आप कह सकते हैं नॉर्मल बॉडीली सेंसेशन, जो सामान्य, आपने देखा होगा कुछ लोग, साइंस ये कहती है, बायोलॉजी ये कहती है कि बीमार पड़ना एक सामान्य प्रवृत्ति है। व्यक्ति कभी ना कभी साल 1.5 साल में एक बार बीमार पड़ना चाहिए। एक आप कह सकते हैं बुखार अगर उसको थोड़ा बहुत होता है तो इट मीन्स अच्छी बात है, ये कहीं ना कहीं उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस अच्छे से चल रहा है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं बिल्कुल फिट रहने चाहिए, हमेशा फिट रहने चाहिए। ऐसे लोग सामान्यतः अपने स्वास्थ्य को लेकर असर्टेन रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं और नेगेटिव हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, है ना। अगर किसी ने, डॉक्टर ने गलती से कह दिया कि आप तो कुपोषित हैं, तो उसको इतना सीरियस ले लेंगे कि बचा कुचा खाना पीना भी छोड़ देते हैं। क्या आपको समझ में आया दूसरा क्वेश्चन? ये बीमारी चिंता विकार जिसको समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। आगे देखिए, यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर। अब ये यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होता है, जिसे अक्सर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसका एक कारण नहीं है बल्कि बहुत सारे कारण हैं। किसी व्यक्ति के भेद्यता को बढ़ा सकता है, जैसे मानसिक रसायन। माना जाता है कि सेरोटोनिन, है ना, ये कुछ आप रसायन यहां पर देखें, डोपामाइन, मस्तिष्क रसायनों में कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इस बीमारी को बढ़ाते हैं। ये बीमारी आनुवांशिक तौर पर भी हो सकती है। क्या हो सकती है? अनुवांशिक तौर पर भी हो सकती है। जैसे पारिवारिक इतिहास होने पर आपका जीवन जोखिम बढ़ जाता है, यह एक गंभीर गारंटी करता नहीं है। कहने का मतलब ये। और चिकित्सा स्थिति, थायराइड विकार जैसी कुछ चिकित्सा स्थितियां क्या करती हैं, इसके लक्षणों में आती हैं। देखिए, यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर होता क्या है, मैं आपको सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर लिखा हुआ भी है, इंक्रीज अ पर्सन्स, आप कहते हैं वल्नरेबिलिटी, भेद्यता। वल्नरेबिलिटी मतलब एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति, यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर मतलब एक ही स्वभाव में घंटे भर तक बैठा रहता है, खुश है तो खुशी रहेगा वो। स्पेशली यहाँ पर यूनिपोलर जो मूड बनता है व्यक्ति का, वो खुशी वाला बनता ही नहीं है। आपने देखो कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी नहीं आती, चाहे आप जोकर बन जाइए, चाहे आप जोक सुना लीजिए, नहीं आती। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर है उनका। कारण क्या हो सकते हैं, मान लीजिए उनके शरीर का कोई रसायन बिगड़ा पड़ा है, शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन बिगड़ा पड़ा है। अनुवांशिकी भी हो सकता है, मान लीजिए परिवार में कोई ऐसी समस्या रही है जिसके कारण बहुत दुख माता या पिता को हुआ था किसी समय पर, उसका इफेक्ट आज बच्चे में देखने के लिए मिलता है कि बच्चा मुस्कुराता ही नहीं है। आपने देखा कुछ माँ बाप पूरी तरीके से तालियां बजा लेते हैं, नाच गाना कर लेते हैं, लेकिन बच्चा हंसता नहीं है। दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर। क्लियर? चलिए, पैनिक डिसऑर्डर का सटीक कारण आपने सुना होगा, एक पैनिक डिसऑर्डर नाम की भी चीज होती है, अभी भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का मानना है कि इसके विकास में कई कारण होते हैं, जैसे पारिवारिक इतिहास। पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति किसी करीबी रिश्तेदार का होना आपके जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जीवन के प्रमुख तनाव, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, नौकरी छूट जाना, गंभीर बीमारी होना, इनसे क्या हो सकता है, बंदे के अंदर पैनिक अटैक हो सकते हैं। आपने देखा होगा वो होता है जिसमें अचानक व्यक्ति बौखला जाता है ना। जरा सा मान लीजिए नौकरी छूट गई, सरकारी नौकरी या फिर लग गई, कई बार खुशी से भी बौखला जाता है। वो सरकारी नौकरी छूट गई, उससे भी पैनिक सिचुएशन में आ जाता है ना। किसी बहुत प्रिय की, बहुत आप कह सकते हैं, इवन आप देखेंगे आजकल ये पैनिक अटैक पता किस चीज में सबसे ज्यादा होते हैं, जब आपके सगे प्रेमिका की या फिर प्रेमी की शादी हो जाए आपकी आंखों के सामने, बंदे को तुरंत पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, वो बौखला जाता है, मैं क्या करूं, हाथ पैर कांपने लगते हैं इस चीज में। आघात लगना, मान लीजिए आपके कोई यौन दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ है ना, जैसे अटेम्प्ट टू रेप वाला जो केस होता है, दुर्घटना हुई है आपके साथ, उस स्थिति में आपको ये पैनिक डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर को संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहली बात तो फैमिली हिस्ट्री। मान लीजिए फैमिली में कोई भी अगर रिलेटिव आपका है जो किस तरीके से इस प्रकार के डिसऑर्डर से पीड़ित है, तो उस रिश्तेदार से थोड़ी दूरी बनाइए। वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। मेजर लाइफ स्ट्रेसेस, जैसे कुछ दुनिया के बहुत बड़े बड़े तनाव, जैसे कोई प्रिय की मृत्यु हो गई, जॉब की नुकसान हो गया, आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, ये आपको पैनिक डिसऑर्डर में डाल सकता है। और ट्रॉमा तो आपको पता ही है, ट्रॉमा क्या होता है। ट्रॉमा वो होता है एक ऐसी दुखद घटना जिसे हम भुला नहीं पाते, और ये सामान्यतः लड़कियों में तब होती है, लड़कों में भी हो सकती है, जब उनके साथ फिजिकली या फिर सेक्सुअली ऑब्सेंस करने की कोशिश की जाए, तब पैनिक डिसऑर्डर की बात बनती है ना। आपने मूवीज में देखा होगा। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच क्या होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसकी बात करेंगे। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, दो तरीके की स्पीच होती है कम्युनिकेशन में। एक ऑर्गेनाइज्ड स्पीच, यानी जो मैं बोल रहा हूं वो पहले से लिखा हुआ है। बड़े बड़े नेता आपने देखे होंगे लिखित भाषण पढ़ते हैं ना, लिखित भाषण। दैट्स इट कॉल्ड आपका डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। वो होती है जो उसके ठीक उल्टा हो।
वो ऑर्गेनाइज होती है, लिखित रूप से सिस्टमेटिकली पढ़ते चले जाते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, हम तुम लोग जो मन में आया बोल दिया, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, अव्यवस्थित भाषण। देखिए ये संचार का क्या है दोस्त, एक पैटर्न है। विचारक की श्रृंखला को समझने में कठिनाई होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिस्टम नहीं है, कहीं लिखित तौर पर नहीं है, पता नहीं सामने वाला क्या बोल दे, ठीक है। ये अव्यवस्थित भाषण की कुछ विशेषता होती है, ढीली संगति। ढीली संगति का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे विषयों के बीच तेजी से क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। जब मैं आपसे कहूँ 1 घंटे तक लगातार बोलिए, तो आपके सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे। आप किसी भी एक मुद्दे पर 1 घंटे तक नहीं बोल सकते, आप कोई विद्वान नहीं है, तो आप क्या करते रहेंगे, टॉपिक्स को चेंज करते रहेंगे। कभी मौसम की बात, आप देखिए बात करते हैं, कोई दोस्त आपको गली में मिल जाए, आप उससे बात करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है सामान्यतः टॉपिक बहुत तेजी से चेंज होते हैं। स्टार्ट होता है मौसम पर, बातें कहाँ से स्टार्ट होती है, मौसम पर, कि जो मौसम है किस तरीके का है, और खत्म कहाँ पर होता है, मौसम बनाने पर, ठीक है। तो वो चीज, इसके बाद असंगतता, ऐसे भाषण जिसे समझने में मुश्किल हो, असंभव हो, इसमें निरर्थक शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल किया जाता है जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, जिसे हम बकवास कहते हैं। बकवास अपने आप में अव्यवस्थित भाषण ही होता है। शब्द सलाद, शब्दों की श्रृंखला जो व्याकरणिक रूप से क्या होती है, सही नहीं होती, यानी यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर भी हो सकते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे जाऊंगा मैं तो वहाँ, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, जाऊंगा मैं तो वहाँ नहीं, मैं जाऊंगा वहाँ, मैं तो जाऊंगा वहाँ, इस तरीके से बनाए तो सही है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम ये नहीं पूछते क्या कर रहे हो आप, है क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, हालांकि हरियाणवी एक्सेंट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे इन शब्दों को मानक नहीं माना जाता है ना, हिंदी भाषा में मानक नहीं माना जाता। हरियाणवी बोली में सही है शब्द, एक भाषा की अनेक बोलियां होती हैं। अब मैं ऐसा भी कह सकता हूं मैं पढ़ रहा हूं, है ना, और दूसरा तरीका पढ़ रहा हूं मैं, उल्टा भी तो कहते हैं क्रियाओं को पहले बना के। तो इट मीन्स असंगठित भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगा, असंगठित भाषण में आपको व्याकरण की त्रुटियां देखने के लिए मिल सकती हैं। चलिए रिवीजन करते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती क्या है। याद रखना ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। इस कम्युनिकेशन में होता क्या है, आप देखिए इनलॉजिकल जंप्स टू बिटवीन टॉपिक्स, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर आप बिना तार्क के चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा इस टॉपिक का उस टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे हम अपने दोस्त से मिले, हमने कहा मौसम कितना अच्छा है, ठीक है 10 रुपए दे दे यार, क्या मौसम अच्छे होने और 10 रुपए देने का कोई कनेक्शन है, नहीं। फिर भी हमने क्या किया, इलॉजिकल जंप किया एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ। लूज एसोसिएशंस, एसोसिएशंस मतलब जो हम बोल रहे हैं उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। इनकोहेरेंस, यानी कई बार ये चीजें समझ में ही नहीं आती, असंगतता आपको दिखाई देगी, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, शायद आपको हम भी ऐसे लगते हो, पता नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर बहुत जल्दी खिसकते हैं, है ना, बहुत जल्दी भटक जाते हैं। पढ़ाने आए थे रंगों के नाम, पढ़ा के चले गए रंगोलियां, वही चीज। वर्ड सलाद, और आपको पता है मैंने वर्ड की सलाद यहां पर बना देते हैं, काट काट के वर्डों को, सेंटेंसेस को काट काट के, ग्रामेटिकल एरर उनके अंदर क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। समझ में आई आपको इतनी कहानी, बहुत बढ़िया। बात करते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे पहले इंग्लिश में करें क्योंकि इंग्लिश में आसान है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है, इसका कोर फीचर यह है, अ परसेसिव डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन ऑफ अदर्स एंड अदर्स एटीट्यूड टू मैलिशियस मोटिव्स। पीपल विद पीपीडी ऑफन बिलीव दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। याद रखना, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये होता है जब लोग अपने आप को ये समझने लगते हैं कि मेरे साथ तो शोषण हुआ है, मेरे साथ तो धोखा किया गया है, मेरा तो फायदा उठाया गया है कहीं ना कहीं। और याद रखना इस चीज का कोई एविडेंस नहीं होता। कुछ लोग देखना अपने आप में ऐसे छाती पीटते रहेंगे, आए मेरे को तो लूट लिया, मर गई मैं। तो वही चीज क्या होती है, आपकी पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यहां पर होता है। सोशल इंटरेक्शन, यहां पर सोशल इंटरेक्शन किस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, दे टेंड टू बी गार्डेड एंड आप कहेंगे रिलेटेंट टू कन्फाइड इन अदर्स ड्यू टू फियर ऑफ बिट्रेल। याद रखने लोग बहुत बचते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है हर व्यक्ति धोखेबाज है, कभी भी मुझे धोखा दे सकता है, इसलिए कभी भी क्लोज रिलेशनशिप नहीं बनाते। स्पेशली ऐसा उन लोगों में देखने के लिए मिलता है जिनके साथ 1-2 बार धोखा हो चुका होता है। वो कहते नहीं है कि इश्क में दिल टूटे बहुत, जब टूटे तो फिर तोड़े बहुत। तो ये वही लोग हैं तोड़ने वाले, है ना, इनके दिल टूट चुके हैं और ये तोड़ने वाले लोग होते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले। अदर सिस्टम इनमें क्या होते हैं, अदर सिम्टम्स सॉरी इनमें क्या होते हैं, पहला क्रिटिसिज्म, है ना, ये क्या करते हैं, हर किसी चीज में कमी निकालने की कोशिश करते हैं। होल्डिंग ग्रजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। डिफिकल्टी रिलैक्सिंग और ट्रस्टिंग अदर्स, दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते और हमेशा नेगेटिव फीलिंग इनके अंदर भरी रहती है, ये तो मुझे लूट लेगा, ये तो मुझे मार देगा। इस तरीके के लोग आपने देखे होंगे, इन्हें पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोग माना जाता है। समझ में आई कहानी। चलिए इनका थोड़ा सा एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर समझते हैं, क्या खास बात है इनकी हिंदी में। याद रखना, ऐसे लोग ऐसा दिखाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, शोषण हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है,
ठीक है, विश्वासघात उनके साथ हो सकता है। और अन्य लक्षणों में आप कहेंगे इनके प्रति हमेशा अपमान के प्रति असंवेदनशील रहते हैं कि मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए भाई, मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। लंबे समय तक द्वेष रखना, बहुत दिनों तक एक बात इनके दिमाग में, अगर इन्हें किसी ने गधा कह दिया ना, ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी उसे सोचते हैं उसने मुझे गधा कहा, उसने मुझे गधा कहा, उसने मुझे गधा कैसे कहा, वही चीज दिमाग में घूमती रहेगी। इसके बाद आप कहेंगे इरादों पर भरोसा नहीं होता इन्हें, अपने दूसरों के इरादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। आपने देखा कुछ वेब सीरीज में ऐसे दिखाता है, तू मेरे साथ गलत तो नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। दूसरों के इरादों पर हमेशा शक की नजर किसकी रहती है? पैरानोइड डिसेबिलिटी वाले लोगों के पास। अपनी खुद की नकारात्मक भावनाएं रहती हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हर व्यक्ति के बारे में नेगेटिव, है ना। स्पेशली आप देखना गर्ल्स में ऐसा होता है, कई बार वो इस तरीके की पर्सनैलिटी डेवलप कर लेती है कि हर व्यक्ति को नेगेटिव, अरे ये तो मेरे को गंदी निगाह से ही देख सकता है, ये तो मेरे साथ गलत ही सोच रख रहा होगा। पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका स्कीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानोइड का ठीक उल्टा होता है। देखिए ये लोग उससे भी ज्यादा नीचता पे उतर चुके होते हैं। कैसे? ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, है ना। देखा, मोहब्बत में दो तरीके के लोग होते हैं। अगर एक बार धोखा मिल गया, सुनना जरा ध्यान से, एक बार धोखा मिल गया तो दोबारा किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। और एक वो होते हैं इतना कैड़ा धोखे को दिल से ला के बैठ गए, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर घर से बाहर नहीं जाऊंगा, घर में पड़ा रहूंगा, एक चारपाई पे पड़ा रहूंगा, बेवफाई का गाना गाता रहूंगा। मुख्य विशेषता क्या है? गहरा अलगाव। इनके अंदर बहुत ज्यादा गहरा अलगाव पैदा हो जाता है। अकेले रहना ये लोग पसंद करते हैं। साथ साथ करीबी रिश्ते बनाने में बहुत कम अभी रुचि रखते हैं, क्योंकि इनका रिश्ता पहले ही टूट चुका होता है। भावनात्मक अलगाव, हमेशा उदासीन रहते हैं, उदास उदास से रहेंगे। भावनाओं की सीमित अभिव्यक्ति, अपने इमोशंस किसी को बताएंगे भी नहीं। अकेले गतिविधियों को चुनना, ये कोशिश करते हैं हमेशा ऐसे काम करेंगे जो अकेले किए जा सकते हैं। बहुत कम इंजॉय करते हैं ये लाइफ को, हमेशा क्या करते रहते हैं? आलोचना करते रहते हैं। साथ साथ यौन संबंधों में बहुत कम रुचि दिखाते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाना ये पसंद नहीं करते। इट मीन्स इनका बेड़ा गर्क है और ऐसे लोगों से दूर रहना ही बढ़िया रहता है। चलिए, कोर फीचर मैंने आपको बता ही दिया। ये लोग कभी भी क्लोज रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहते, है ना। इमोशनली डिटैचमेंट में रहते हैं। लिमिटेड एक्सप्रेशन, बहुत कम बोलेंगे। साथ साथ कोई भी प्लेजर ये नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे ऐसे एक्टिविटीज चुने जिसमें अकेला ही काम करें। सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं बनाएंगे और हमेशा क्या करते रहेंगे? एक दूसरे में कमियां निकालते रहेंगे। तू बेकार है, तू बुरा है, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। क्लियर? मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीके से कोई आपको ये डिसऑर्डर समझा सकता है। मैंने बहुत एग्जांपल दे के समझाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। धन्यवाद दोस्त।